हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। दोस्तों, जो पेपर हुआ है आप लोगों का 2023 21 फरवरी को, तो फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये कहा जा रहा था कि बहुत टफ उसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आया, लेकिन ऐसा था नहीं। हाँ, एक दो क्वेश्चन जरूर मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल थे। बाकी सारे ही क्वेश्चन आसान थे। हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन थे और कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, तो आज हम लोग शिफ्ट 1 करेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए शिफ्ट 2 की बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन क्या था? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था आपका मेंसुरेशन 3D बेस्ड था और सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लोग कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड स्पेयर आर इक्वल। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं पता होगा तो नहीं बन पाएगा। तो देखो, जो सिलेंडर होता है, आप लोग जानते हो कि सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है। देखो, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि टॉप और बॉटम को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ ये जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, इसे ही देखा जाएगा। ठीक है, इसी का एरिया देखा जाएगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh। अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया लेना होता है तो टॉप और बॉटम का एरिया जो कि सर्कुलर होते हैं उन्हें भी ऐड कर सकते हैं, मतलब πr² ऊपर का, πr² नीचे का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब जो बात करें यहाँ पर सिलेंडर की और बात करें स्पेयर की, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh। बात समझ में आती है? और अगर बात स्पेयर की करें तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो आपको ये फॉर्मूले याद अगर हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात थी। अब ये दोनों ही क्या है, यहाँ पर इक्वल है। अब मैं देख रहा हूँ कि पाई से पाई कट जाएगा और 2 से कट हो जाएगा ये 2 टाइम्स। तो यहाँ से आ जाएगा आर एच बराबर 2r²। ये बात तो क्लियर है आपको, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब इसने ये भी कहा इफ द रेडियस ऑफ स्पेयर 2, तो ये इसकी तो वैल्यू इसने 2 दे दी है और सिलेंडर की रेडियस दे दी है 3, मतलब इसकी वैल्यू इसने 3 दे दी है। तो अब एक बात देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या ये 3h बराबर, इसकी वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8/3 आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसने कहा देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, और अभी बताया मैंने कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, किसका? सिलेंडर का, प्लस πr² प्लस πr², तो 2πr², यही हो जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 2πr कॉमन ले लेते हैं और r प्लस h फाइनल, ये फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, अब 2 पाई तो पाई रहने दो क्योंकि सारे ऑप्शन पाई में थे। अगर मैं आर की बात करूं, आर किसका? सिलेंडर का, जो हमारे पास रेडियस है वो 3 दी गई है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू कितनी है? 8/3 है, 8/3 है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 2π3। ठीक है, और 3 3 9 और 8 17, इस तरीके से 17/3 ये कट हो गया। 17 इंटू 2 कितना हो गया? 34। तो दिस विल इक्वल्स टू 34π। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट था और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, नहीं, आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी है और सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेंसुरेशन 3D के फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का था। कभी पहले इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं देखे गए थे एटीसी में, अब की बार इसने दे दिया तो करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि देखे नहीं गए थे पहले। टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ ए टेम्पल ऑफ 40 मीटर height observe its top at the angle of elevation 30 degree and 30 degree respectively. What is the distance between two men in meters? अब देखो 11 12 में हाइट एंड डिस्टेंस आप सभी ने पढ़ी भी होगी और बहुत आसान था। अगर आप लोग इसकी तैयारी भी नहीं करके गए होंगे तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे बहुत इजीली। ठीक है, ये टेम्पल है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, दोनों ही सेम दूरी पर खड़े हैं एक दूसरे से। ठीक है, देख लेते हैं कि सेम पे है या कैसे है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब इसकी जो हाइट है, क्योंकि सेम दूरी पे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सेम एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो है 40, है या नहीं है? अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये भी एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो दोस्तों अगर मैं एक बात कह दूँ कि ये ए बी सी और डी है और मैं अगर एंगल ए बी सी में ही देख लूँ, ट्रायंगल ए बी सी में, तो हम लोगों को याद है जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते थे ज़्यादातर टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 30 अपॉन, और अगर इसे मैं एक्स एक्स मान लूँ तो 40 बाई, भैया क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसकी जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3 होती है, 1/√3 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40√3 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 40√3 है, ये वाली यहाँ पर ये भी 40√3 हो जाएगी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड कर देंगे, 40√3 प्लस 40√3। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80√3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा।
तो यही हमारा आंसर है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये देखा यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन था, नहीं भी करते मतलब नहीं भी आपने पहले किया होगा तो भी आप कर ले जाते है ना। तो एक और क्वेश्चन है पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान। ए बी सी रेंट ए पोस्चर, ए पुट्स 5 ऑक्शन फॉर 4 मंथ्स। देखो एक बात सुनो, अब यहाँ पर ए बी सी है, ये रहे ए बी सी। अब ए पुट्स 5 ऑक्शन फॉर 4 मंथ्स। अब देखो जिसने जितने देर के लिए रखता है तो और जितना रखता है, ठीक है, उतना ही उसे पैसा देना पड़ता है, ठीक है, उसी के प्रोडक्ट के हिसाब से। तो इसने 5 रखा कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए। यहाँ पर बी पुट्स 8 फॉर 5 मंथ्स, इसने 8 रखा कितने मंथ्स के लिए, 5 के लिए। और सी ने 10 रखा कितने के लिए, 3 के लिए। सी ने 10 रखा 3 के लिए। अब टोटल जो रेंट आया वो कितना आया, 180 रुपीज़ आया। देन हाउ मच बी पे, तो यही रेशियो में इन्हें रेंट पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं 5 से कट करता हूँ तो ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, इसके बाद 2 से भी ये कट हो रहा है कितना, 4, और यहाँ पर 2। तो फाइनल रेशियो आपका बनेगा 2:4:3। तो यहाँ पर जो फाइनल रेशियो बन रहा है वो टोटल 9 हुआ। भाई रेशियो में कितना पार्ट होता है, 9 हुआ। 2 + 4 6 + 3 9। इस 9 पार्ट की वैल्यू 180 दी गई है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि ये तो सीधा सीधा कट हो रहा है। अगर यहाँ पर 1 पार्ट की वैल्यू 20 आ गई, अब लोग आप लोग ध्यान से देखना, 1 पार्ट की वैल्यू 20 है तो 2 पार्ट की वैल्यू 40 आ जाएगी, 4 पार्ट की वैल्यू 80 आ जाएगी, और 3 पार्ट की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो जिसकी भी वैल्यू पूछिए वो बता सकते हैं, बी की वैल्यू पूछिए तो ये कितना आ जाएगा, 80। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों बात आती है, ठीक है, ऑक्टेल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, ऑक्टेल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये भी बहुत आसान था। देखो आपके पास 58 है, 58 और बेस कितना 8 है, क्योंकि ये ऑक्टेल टू हमने डेसिमल मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करना है। देखो तरीका होता है एक आसान सा, किसे कन्वर्ट करना है, 58 को कन्वर्ट करना है। तो आपने 5 और 8 लिख लिया। अब हम लोग हमेशा देखो बेस 8 का मतलब ऑक्टेल होता है, नहीं होता है। अब पीछे से चलते हैं, हम हमेशा 8 की पावर 0 जब बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं तो 2 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 1 लेते हैं, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर 8 की पावर 0 और यहाँ 8 की पावर 1 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही होता है, और 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 8 ही आएगा, नहीं आएगा। और 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40 आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 48। ये रहा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहता कि भैया कुछ भी कह देता मैं 47 को कन्वर्ट करो, तो ये हो जाता आपका 8 की पावर 0, और ये बेस 8 था, ठीक है, और ये हो जाता 8 की पावर 1। तो ये तो कितना आ जाता 32, और यहाँ पर ये 7 ही आ जाता, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही होता है। तो ये आ जाता आपका 39। तो आप इजीली निकाल सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आज के बाद कम से कम, ठीक है। अब ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है कि कितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन है और कितना जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाते हैं। तो जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे उतना जल्दी सॉल्व होगा। ए व्हील टर्न्स 420 टाइम्स अराउंड इट्स एक्सल टू कवर 4.2 किलोमीटर। एक बात तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप लोगों को भी पता है। द डायमीटर ऑफ द व्हील इन मीटर, ठीक है, इन मीटर, ठीक है, डायमीटर बतानी है व्हील की, मीटर में बतानी है, विल बी करेक्ट टू डेसिमल, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग बता देंगे डायमीटर क्या होता है। अब एक बात सुनो, सबसे पहली बात, इतनी दूर जाने के लिए देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये टोटल 4.2 किलोमीटर जाता है। 4.2 किलोमीटर जाने का मतलब कितना हो जाएगा, अगर इसे मैं देखूँ 4020, ठीक है, मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतने चक्कर ये लगा, इतनी दूर जाने के लिए इसे 420 बार चक्कर लगाना पड़ता है। अगर मैं एक चक्कर की बात करूं, अगर मैं इसमें एक चक्कर की बात करें कि एक चक्कर में कितनी दूर चला जाएगा, तो 4200/420। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 10 मीटर जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, कितनी डिस्टेंस कवर करता है, जितना इसका सरकमफेरेंस, एक सर्कल इस तरीके से है ये व्हील, तो जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री होती है, नहीं होती है। तो एक चक्कर में सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस दूरी करता है, सरकमफेरेंस होता है 2πr, जो कि 10 के बराबर है। अब देखो मेरे को तो डायमीटर निकालना है जो कि 2r के बराबर होता है, तो ये हुआ 2r, बात समझ में आती है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इक्वल्स टू 10। तो ये हुआ आपका डायमीटर। तो डायमीटर 7 × 10 70/22, हम इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.18। दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बाइक्स, ठीक है, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड ऑफ 3 बाइक्स आर इन द रेशियो। देखो एक बात को समझो, जो टाइम होता है ना
वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन आसान था बहुत ही, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए डिस्टेंस का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है, क्यों है, कैसे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है सेम डिस्टेंस से। अब यहाँ पर क्या होता है कि टाइम का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया 3:5:4, स्पीड का रेशियो दिया गया है 7, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड, और वो जानना चाहता है टाइम। एक बात तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो टाइम होता है वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/3, 1/5 एंड 1/7। अब इसका सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। कैसे, 3, 5 और 7 का एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 105, मल्टीप्लाई कर दो, और 105 से ऊपर बस मल्टीप्लाई करना है हर एक किसी को, हर किसी को आप 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 35, यहाँ पर ये आ जाएगा 21, ठीक है, और अगर मैं 7 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 15। दिस इज द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा था। तो ये आसान क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ इसे तो आप लोग कर ही लेते। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। देखो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x-1 से, ठीक है, जिससे हम डिवाइड करते हैं इसे इक्वस टू 0 के रखते हैं क्योंकि उसका फैक्टर होगा, है ना। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पता चल जाएगा, मतलब इसका फैक्ट, इससे इसे डिवाइड करना है, बात समझ में आती है। तो यहाँ से हमारे पास 2x=1 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और कुछ नहीं करना होता। जब भी आपके पास इस तरीके से फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है या रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है डिवाइड करके, तो हम ऐसे 0 इक्वस्ट करके x की वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये हुआ x³ मतलब 1/2 का क्यूब 1/8 होगा, तो 3 × 1/8। ये हुआ x² मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, 5 × 1/4। 2, x की वैल्यू 1/2 है और प्लस 8। तो अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, 3/8 माइनस 5/4, ये कट हो जाएगा और 8 + 1 9, ये हम इसे क्या, ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10/8 में से 3/7 गया तो माइनस का 7/8 बचेगा, प्लस का 9, 9×8 = 72, तो हमारे पास 72 माइनस 7/8 बचेगा। इसे सिंप्लीफाई करना इजी है, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे। आफ्टर स्पेंडिंग 10% ऑन क्लोथ, 2% ऑन बुक्स, 5% ऑफ परचेजिंग गिफ्ट फॉर हस्बैंड एंड 4% ऑन अदर, रानी हैज़ बैलेंस्ड 5135। हाउ मच मनी वाज देयर विद हर इनिशियली, उसके पास शुरुआती कितना पैसा था। तो देखो कहीं पर भी रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो इसीलिए आप सीधा सीधा जो भी उसने खर्च किया है उस परसेंटेज को जोड़ दो। अगर वो रिमेनिंग वर्ड यूज़ हो जाता तब हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती, तब हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो ये कितना हो जाएगा 21%, तो ये 21% इसने भी खर्च किया। टोटल इनिशियल पैसा होता है 100%, इसमें से 21% इसने खर्चा कर दिया, तो मेरे पास जो बचेगा अगर मैं देखूँ तो कितना बचेगा, वो 79% बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा, इसी 79% की वैल्यू 5135 है। 79% की वैल्यू 5135 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कट के 65 हो जाएगी। आप देख लो सीधा सीधा कट हो रहा है, 1% की वैल्यू 65 हो जाएगी, ये कट हो जा रहा है। तो 100% की वैल्यू मैं कहता हूँ इनिशियली उसके पास 100% था, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6500। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए वेरी गुड। देखो दोस्तों यहाँ पर अब देखो ये क्वेश्चन था तो देखने में बड़ा अच्छा सा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कैलकुलेटिव है भी कैलकुलेटिव, इसमें कोई दो राय नहीं है। टू डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स कंपनीज declare fixed annual rate of interest on the amount invested with them by investor. The rate of interest offered by these companies may differ from year to year depending on the variation in the economy of country and banks rate of interest. The annual rate of interest offered by two companies X and Y are given. देखो एक्स 2013 में 6.8% का रेट, क्योंकि रेट दे दिया है और रेट हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है। 2014 में 7.4% है, 2015 में 7.2% है एक्स का, और वाई का 7.3% है। तो इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखो दोस्तों होता क्या है यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो है क्या क्या, मैं एक मिनट
क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है बहुत आराम से, लेकिन हम लोग कंफ्यूज तो नहीं होने वाले हैं क्योंकि हम लोग इसे इजीली कर लेंगे। देखो होता क्या है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट ए सम 10 लाख इन कंपनी एक्स 2014, 2014 में इन्वेस्ट किया एक्स ने 7.5। देखो एक बात बताओ, अगर आप 10 लाख रुपए, अगर आप 10 लाख रुपए, देखो सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ लंबा चौड़ा हिसाब है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया एक्स ने और 7.4% पे किया, ठीक है। तो हुआ क्या, तो द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर, मतलब जब 2014 के बाद उसे टोटल कितना पैसा मिला होगा, इस पे 7.4% मिला होगा, इसका 7.4% कितना हो जाएगा, 74,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो टोटल पैसा मिला है इसे 10,74,000 रुपये, इसमें तो कोई बात दो राय नहीं है, इसे मिला है 10,74,000 रुपये, क्लियर। अब इसे जो पैसा मिला वापस, उसने क्या किया, सेम कंपनी सेम लगा दिया 1 साल और के लिए, मतलब 2015 में भी इसने ये पैसा लगा दिया, 2015 में भी लगा दिया। और 2015 में क्या हुआ, इसका 7.2% मिला, इसका कितना मिला, 7.2% मिला। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल इसका 7.2% निकाल देना था, ठीक है। और अगर मैं इसके 7.2% की बात करूंगा तो ये 77,328 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, और फिर उसने कहा कि द टोटल एप्रिसिएशन रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर। सुनो अब क्या होगा कि देखो ये वैल्यू, जो ये वैल्यू है 77,328, ये इसमें जुड़ेगी, जब जुड़ेगी तो लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 एक पे ही है और किसी पे है नहीं, तो यही आंसर होगा, बाकी कोई और आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर लैक में देना है तो यही हो जाएगा, आप चाहे ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी कहानी थी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को तो आप सभी ने किया ही होगा। मतलब इसकी जगह x मान लो, x% ऑफ 145, 12.5% ऑफ 125 इक्वल्स टू 2 to the power 2, 4 इंटू 22, 88। सिंपल ये बात है। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। इसके भी अपोन में 100 होगा, ये हो जाएगा 145x अपॉन 100 प्लस इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो 125 का स्क्वायर होता है 15,625, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अगर याद होगा तो आप फटाफट से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। इसके भी अपोन में 100 होगा और वो 100 चला जाएगा इधर, तो वो 8800 हो जाएगा, बात समझ में आती है। और ये इधर आके हो जाएगा माइनस 145x बराबर 8800 में से, सॉरी 8800 माइनस 1562.5, ये माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो मुद्दा ये है कि कितनी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी या कितनी कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए, ये दो तीन मुद्दे होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं 8800 में से देखते हैं, 8800 में से माइनस करेंगे 156, 156, 156 नहीं 156, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ये नहीं, मैं भी तो कहूँ कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, ठीक है। यहाँ पर लगेगा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसे हटा देता हूँ, आपके सामने से दोबारा लिख देंगे, ठीक है। मैंने पूरा ही हटा दिया जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो अब सीधा सीधा यहाँ पर x मान लो, ये तो कितना हो जाएगा 145 ऑफ x, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अपोन में 100 है वो चल रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा 15,625, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और बराबर आ जाएगा 8800, कितना आ जाएगा 8800। अगर 8800 में से मैं 1562.5 माइनस करेंगे तो 145 ऑफ x, 145 ऑफ x ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 7237.5, ठीक है। अब दोस्तों x की जो वैल्यू होगी वो 7237.5 अपॉन 145 आएगी ही आएगी। और दूसरी बात, एक बात सुनो, मुझे जो लगता है सीधा सीधा यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब एंड में एक तो आएगा ही आएगा सॉल्व करके, और सिर्फ एक में ही है, तो मतलब यही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं होगा, सीधी सी बात है। देखो बहुत ज़्यादा इसमें मैं कैलकुलेशन तो नहीं करने वाला, ना इसके चक्कर में पढ़ने वाला हूँ कैलकुलेशन के, ठीक है। चाहे आप करके देख सकते हैं, यही मिलेगा आपको। इसके बाद बात करते हैं, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है बहुत, देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन 6 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। 6 मैन है, किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बहुत सही बात है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज 2 मैन लीव। 2 दिन के बाद 2 आदमी चले गए, ठीक है।
इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मैन, जो बचे हुए आदमी हैं वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो दो तीन तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका, अगर मैं यहाँ पर एक बात कह दूँ कि भैया टोटल वर्क मैं एज्यूम कर लेता हूँ, टोटल वर्क मैंने 6 × 10 करके एज्यूम कर लेते हैं हम हमेशा। टोटल वर्क हमारा था 60 यूनिट, टोटल वर्क हमारा कितना था यहाँ पर 60 यूनिट। अगर 6 मैन 10 डेज में 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो 6 मैन 1 डे में, अगर बात की जाए 1 डे में कितना काम कर रहे होंगे, 6 यूनिट काम कर रहे होंगे। इसका मतलब 1 मैन, अच्छा ध्यान से सुनना, यहाँ पर और भी बहुत सारी बात बताऊंगा मैं आपको। 1 मैन 1 डे में 1 यूनिट काम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। अब हुआ क्या कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दे स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 2 days 2 मैन लीव, मतलब इन्होंने दोनों सबने साथ में मिलके मतलब 2 days तक साथ में काम किया, 2 days तक सबने साथ में काम किया। 6 के 6 मैन ने, 6 मैन एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 मैन एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। 6 मैन ने इन 2 days में कितना काम कर दिया होगा, 12 यूनिट काम कर दिया होगा या नहीं कर दिया होगा, बिल्कुल कर दिया होगा। अब 12 यूनिट काम ये कर चुके हैं, टोटल काम था 60 यूनिट, 60 में से 12 यूनिट ये काम कर चुके हैं, ठीक है जी। अब मेरे पास बचेगा 48 यूनिट काम, इतना ही वर्क बचेगा। अब ये 48 यूनिट काम करने के लिए उसने ये कहा, ठीक है, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग पर्सन। अब भैया 6 मैन थे, 2 मैन चले गए, हमारे पास बचे हैं 4 मैन। 4 मैन अगर मैं 1 डे की बात करूं, 4 मैन 1 डे में 4 यूनिट काम करेंगे, 4 मैन 1 डे में 4 यूनिट काम करेंगे। और 48 यूनिट काम करने के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, भाई देखो 4 मैन 1 डे में 4 यूनिट काम करेंगे, तो 48 यूनिट यहाँ पर काम बचा हुआ है। तो अगर 48 यूनिट काम करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 48/4 मतलब 12 डेज आना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो जो बचा हुआ काम है वो 12 डेज में होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि 6 आदमी ने 10 दिन में काम किया, तो टोटल वर्क 60 यूनिट मान लेते हैं, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, और 2 दिन के बाद 2 आदमी चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, एक आदमी एक दिन में, ठीक है, दे स्टार्ट द वर्क आफ्टर 2 days 2 मैन लीव, उन्होंने काम किया, लेकिन 2 दिन के बाद 2 आदमी चले गए, मतलब 6 के 6 ने काम किया शुरू, है ना, 6 के 6 ने काम किया शुरू। अब 6 आदमी तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 यूनिट, 2 दिन में 12 यूनिट काम करेंगे, तो उन्होंने 12 यूनिट काम कर दिया। अब 2 आदमी चले गए तो बचे कितने, 4 आदमी, और टोटल काम 48 यूनिट बचा, 60 में से 12 यूनिट माइनस हो गया। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं वेट करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन टोटली कैलकुलेशन बेस और एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टोटली कैलकुलेशन बेस और एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। ए सम ऑफ 22,400, हमारे पास 22,400 रुपये है, ठीक है, और ये 24,250 हो गया, ये 24,250 हो गया, कितने साल में, 6 साल में, कितने साल में, 6 साल में, 6 ईयर्स में। अब उसने ये कहा द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन। एक बात बताओ, 6 साल में टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना लगा। अब देखो परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, इसमें से 24,250 में से 22,000 अगर 400 में माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, और ये बचेगा 23 में से 1, 1850 रुपये। 1850 रुपये ब्याज लगाए 6 साल में, किस पे लगा है ये, इस पे लगा है, इंटू 100, यही आएगा या नहीं आएगा, ये तो कट हो गया भाई। टोटल जो इंटरेस्ट लगा है वो आपका यही तो लगा है, अगर मैं बात करूं यही तो लगा है या नहीं लगा है, बिल्कुल सही बात है। अब ये आपका आ गया 8.25,
8 बार कट जाएगा 8.25। लेकिन इतना इंटरेस्ट लाने में मेरे को 6 साल लग गए हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम। तो एक साल में कितना लगेगा अगर बात की जाए, 8.25 डिवाइड बाय 6, तो आप कट करेंगे तो 1.38 ही आपको देखने को मिलेगा, आप कर सकते हैं। चलिए 1.37 के आसपास मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन चलो 1.38 है तो ये भी हम मतलब आगे ले लिया होगा। आगे भी कैलकुलेशन आएगी ना, आप देखना 1.37 के आगे भी इस तरीके से कैलकुलेशन आएगी। इसके बाद ये क्वेश्चन आसान है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफर 12% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, द रिटेलर ऑफर्स 15% रिबेट ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस, घटे हुए प्राइस पे। द टू रिडक्शन आर इक्विवेलेंट टू द सिंगल। जब भी बात रिडक्शन की होती है, डिस्काउंट की होती है, तो दो डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट के बराबर या सिंगल रिडक्शन के बराबर आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इससे पता चल जाएगा। आप देख लो, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 15, 12 गुना 15 बटे 100, तो ये हो जाएगा 27। 180 मतलब 1.8 हो जाएगा यहाँ पर। 27 में से 1.8 गया तो 25.2 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। The number of books are sold by Ravi in the first month is 10% less than the sold in the fourth month. Okay. If the average number of books sold by him in the first 3 months is, देखो पहले 3 मंथ में जो एवरेज बुक्स होती है उसने जो सेल किया वो 730 है, एंड इन द फर्स्ट 4 मंथ, तो पहले 4 महीने में जो इसने बुक सॉल्व की है वो 850 है, ठीक है, 850 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स। अच्छा एक बात बताओ, जो चौथे महीने में बुक सेल की है वो कितनी है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से सुनो। देखो जब भी एवरेज का क्वेश्चन आता है हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ पर कितना मंथ बढ़ा, वो 4th मंथ बढ़ा, और यहाँ पर ये कितना बढ़ा, 120 बढ़ा, बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। तो हम हमेशा जो 4th वैल्यू निकालनी है, ये एक टेक्निक है, एवरेज में बताऊंगा आपको। 3 इंटू 120 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360, और 1 की मल्टीप्लाई हमेशा इस तरीके से चलता है, कितना हो जाएगा 850, 01 1210। तो टोटल जो 4 मंथ में है वो 1210 है। बात समझ में आती है। लेकिन अभी एक बात देखो, फर्स्ट मंथ और 4th मंथ, जो फर्स्ट मंथ में है वो 10% लेस है 4 मंथ से, तो रेशियो तो यही बनेगा 9:10। अब 10 की वैल्यू आपको दी गई है 1210, तो 1 की वैल्यू 121 रही होगी, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 121 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 9 आना ही आना है, यही आंसर है। आप चाहे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, तो यही बिल्कुल सही आंसर है। तो यही थे 15 क्वेश्चन। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बताना, और एक क्वेश्चन पता नहीं 10 मेरे हिसाब से 12 आ रहा है उसका आंसर, तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही। थैंक यू सो मच जो सेकंड शिफ्ट हुई थी। अगर आपको प्लीज़ सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, देखो, और भैया नॉन टेक्निकल को भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। नॉन टेक्निकल पर कोई ध्यान नहीं देता, और 60 नंबर का आता है और फिर वो आपको लगता है मुश्किल, क्योंकि पढ़ा तो होता नहीं है बिल्कुल भी, आप सिर्फ टेक्निकल के 60 नंबर के पीछे पड़े होते हो। तो दोनों को ही वेटेज दो भैया, नंबर तो इसके भी जुड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर करना ना भूले, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।